नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे, या इस एमसीक्यू क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल कह रहा है, हु गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहला थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया था एल्फ्रेड वर्नर साहब ने, और इस चैप्टर में हम वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ते हैं, जिसमें हम मोस्टली वैलेंसी को दो टाइप्स में बांटते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। इनमें से डबल सॉल्ट कौन है? पोटाश अलम है डबल सॉल्ट। इस चैप्टर में तीन इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है, पोटाश अलम, मोर्स सॉल्ट और कैर्नेलाइट, और तीनों का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस बायोमोलिक्यूल का। तो मैग्नीशियम जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। ये बात एनसीईआरटी की किताब में भी मेंशन्ड है। मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखवा रखा था और बोला था कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो मैग्नीशियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉरी क्लोरोफिल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। हेमियोग्लोबिन ये होता है आयरन का। जो हेमियोग्लोबिन है इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। उसके बाद फ्लोरीजन और एटीपी का यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल सॉल्ट। इनमें से कौन डबल सॉल्ट नहीं है? इस सवाल का जवाब आप साफ साफ दे सकते हो, K4FeCN6 एक डबल सॉल्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल इस चैप्टर में हम ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। बाकी के जो तीन डबल सॉल्ट दे रखे हैं इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैर्नेलाइट, मोर्स सॉल्ट, पोटाश अलम। कैर्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, मोर्स सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, पोटाश अलम KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O। काफी बच्चे हो सकता है कॉपी में पोटाश अलम का कुछ और फॉर्मूला लिखे हो। ये फॉर्मूला और आपने जो कॉपी में लिख रखा है वो दोनों सेम है। जैसे आपने कॉपी में लिख रखा होगा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों फॉर्मूला सेम है, बस रेशियो का डिफरेंस है। यहां पर सबका रेशियो डबल करके लिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ऑल लिगेंड्स आर। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लेविस बेस कहलाता है। और सेंट्रल मेटल एटम वही दूसरी तरफ लोन पेयर को कर रहा है एक्सेप्ट, तो सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड कहलाता है, लिगेंड्स जो है वो लेविस बेस कहलाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर ऑक्जेलेट, यहां पर हमें लिगेंड दे रखा है। आपको लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लिगेंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। लिगेंड्स को हम लोग चार्ज के बेसिस पे भी बांटते हैं, एनाइनिक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। उसके बाद डेंटिसिटी के बेसिस पे बांटते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है CO- और फिर CO-। तो मैं आपको बता दूं कि ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, O और O। तो ऑक्जेलेट एक डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी लिगेंड के डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी लिगेंड के डेंटिसिटी का मतलब यह होता है कि वो लिगेंड कितने साइड से सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर कोई लिगेंड सिर्फ एक साइड से सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो मोनोडेंटेट कहलाता है। जो दो से कर सकता है वो डाइडेंटेट कहलाता है। जो तीन से कर सकता है वो ट्राइडेंटेट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपके 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स या हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वैसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जिसके सारे लिगेंड्स सेम होंगे, तो इस वाले सवाल में हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन एग्जांपल है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें ये भी होमोलिप्टिक है, दिस इज ऑल्सो होमोलिप्टिक, दिस इज ऑल्सो होमोलिप्टिक। तो एक चीज सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट एन एग्जाम्पल। कौन इसमें से होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में Cl भी है और H2O भी है, दो अलग अलग टाइप्स के लिगेंड है, इसीलिए ये होमोलिप्टिक नहीं है, ये हेट्रोलिप्टिक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों होमोलिप्टिक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है NO2 एंड HCN आयंस आर। ठीक है, NO2 और HCN किस टाइप के लिगेंड्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, NO2 और HCN एम्बीडेंटेट लिगेंड है। सर व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड्स को कहते हैं जिसके पास दो डोनर साइट होता है, बट एक बार में हम किसी एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा सकते हैं। यहां पर भी जैसे हमारे पास NO2 है, NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही डोनेट करते हैं एक बार में, इसीलिए NO2। और दूसरी तरफ HCN में भी दो डोनर साइट हैं, एक तो S और एक N। तो लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि ये बाइडेंटेट क्यों नहीं कहलाते हैं सर? इनके पास दो डोनर साइट है, तो ये बाइडेंटेट इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके पास दो डोनर साइट है, तो लेकिन ये एक बार में किसी एक ही डोनर साइट से डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। EDTAs, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, बेहद इंपॉर्टेंट MCQ है ये। EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, CH2 CH2 N N CH2 CH2 फिर COO माइनस, इस N पर भी CH2 फिर COO माइनस, फिर यहां भी CH2 CO माइनस, इस वाले N पर भी CH2 और CO माइनस, CH2 CO माइनस। तो आप यहां देख सकते हो, आपसे अगर पूछे EDTA पर चार्ज कितना है, तो 4 ऑक्सीजन पर 4 माइनस चार्ज है, तो टोटल -4 चार्ज है। और डोनर साइट्स की बात करें तो टोटल 6 डोनर साइट है, 4 कॉर्नर पर 4 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां, टोटल डोनर साइट्स हैं 6, जिसमें से 4 ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज कीलेट लिगेंड। कीलेट ये वर्ड इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है और बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इससे भी काफी सारे सवाल बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कीलेट रिंग्स क्या होता है। जब भी किसी सेंट्रल मेटल एटम को कोई लिगेंड 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कम से कम 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर एक रिंग बन रहा है और इसी रिंग को कहते हैं कीलेट रिंग। तो वैसे कंपाउंड्स यानी हम बात कर सकते हैं डाइडेंटेट लिगेंड की या फिर वैसे लिगेंड की जो मोनोडेंटेट नहीं है, क्योंकि जो मोनोडेंटेट लिगेंड होगा वो कभी रिंग नहीं बना सकता है। जो मेटल को एक ही जगह पे टच करेगा वो रिंग नहीं बना सकता है, लेकिन जो मेटल को 2 जगह पे टच करेगा वो रिंग बना सकता है। तो वैसा कोई भी लिगेंड जिसका डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो क्या कर सकता है, कीलेट रिंग बना सकता है। और वैसे लिगेंड को हम लोग कीलेट लिगेंड बोल सकते हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, C2O4 दैट इज ऑक्जेलेटो, जो कि डाइडेंटेट है। तो यहां पर ऑक्जेलेटो ही क्या कर सकता है, कीलेट रिंग बना सकता है, बाकी सब में से कोई कीलेट रिंग नहीं बना सकता है। यहां पर SCN एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, डोनर साइट इसके पास भी 2 है, लेकिन एक बार में कोई एक ही डोनर साइट क्या कर सकता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो d इलेक्ट्रॉन्स। अब इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से आना चाहिए। आप एलिमेंट नंबर 21 यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के ट्राई जरूर कर लें, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, हमसे पूछ रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन्स किसके पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखते ही आप कह सकते हो एग्जाम में कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर MnO4 माइनस है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन पे हो जाएगा 4 × -2 यानी -8 का चार्ज।
तो मैग्नीज पे अगर चार्ज मान लेते हैं x -8 बराबर -1, यानी x बराबर +7। यहां पर मैग्नीज पे चार्ज कितना है? +7। और जब मैग्नीज का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मैग्नीज का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो होता है 4s2 3d5। क्या होता है? 4s2 3d5। और अगर जब मैग्नीज पर +7 चार्ज आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नीज से निकालना पड़ेगा। आपको पता है पहले 4s से निकलेगा, ये बन जाएगा 4s0, और 5 जो है वो d का भी निकल जाएगा, ये बन जाएगा 3d0, यानी 4s0 3d0। आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड में यानी MnO4 माइनस में मैग्नीज पे +7 चार्ज है, और मैग्नीज के +7 चार्ज की वजह से मैग्नीज का जो d ऑर्बिटल है वो खाली हो गया। और हमसे पूछ रहा है कौन से कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास d इलेक्ट्रॉन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस को आप देख के ही बता सकते हो यार कि बाकी केस में इतना चार्ज नहीं है कि पूरा d ऑर्बिटल खाली हो सके। जैसे यहां पर इस वाले केस में कोबाल्ट पे चार्ज मानते हैं x, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 बराबर +3, तो यहां से हो जाएगा x बराबर +3। यहां पर आयरन की बात करते हैं x साइनाइड पे, एक साइनाइड पे -1, 6 साइनाइड पे हो जाएगा -6 बराबर -3, तो यहां से x बराबर आ जाएगा +3। फिर इस वाले केस में अगेन वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं, तो x +0 बराबर +3, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो इतना ज्यादा चार्ज किसी और पे है ही नहीं कि पूरे d ऑर्बिटल को खाली कर सके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल क्या है? NiCO4। यार जो हमारा कार्बोनिल है लिगेंड, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस वजह से इस वाले कंपाउंड में निकेल पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ध्यान रखिए वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोई काउंटर आयन मौजूद ना हो, जिसमें डब्बे के बाहर कोई आयन मौजूद ना हो, उसमें मेटल पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए यहां देखते हैं क्रोमियम को कितने साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्रोमियम के पास 3 ऑक्सीलेटो है, एक ऑक्सीलेटो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ऑक्सीलेटो का डेंसिटी 2 होता है, तो 3 ऑक्सीलेटो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन देगा? 3 × 2, यानी आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। अरे ये तो आसान है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे होता है चार्ज +1, चार्ज पोटेशियम पे +4, निकेल पे मान लो x, चार्ज साइनाइड पे -4, टोटल कर दो 0 के बराबर। ठीक है, +4 + x -4 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ रहा है 0, है ना? हाँ, x बराबर आ रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। K4NiCN4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे x बराबर आ रहा है 0। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस। फिर से निकेल को कितने साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? NH3 एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, एक NH3 एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 3 NH3 कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन प्लैटिनम क्लोराइड इज। आपको नॉमेनक्लेचर काफी अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर में। यहां पर हमें नाम दे रखा है और हमें कंपाउंड बताना है। देखिए, हेक्साएमाइन प्लैटिनम क्लोराइड, अमाइन हेक्सा, इसमें 6 अमाइन किसमें किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें 2 ही अमाइन है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कट गया। उसके बाद है प्लैटिनम, प्लैटिनम सभी में है क्लोराइड। प्लैटिनम पे यहां पर प्लैटिनम के बाद ब्रैकेट में 4 दे रखा है, इसका मतलब प्लैटिनम मेटल पर चार्ज होना चाहिए +4। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में प्लैटिनम मेटल पर +4 चार्ज है। यहां पर मानते हैं x NH3 पे होता है 0 और Cl पे 4, -4 बराबर 0, यानी यहां पे x पर आ रहा है +4, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें प्लैटिनम पर 4 चार्ज है, प्लैटिनम पर मेटल पर 4 चार्ज है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और आपको नोमेनक्लेचर का भी प्रैक्टिस करना है। आगे आने वाले सवाल में हो सकता है मैं आपको नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि आगे मैंने वैसा सवाल ले रखा है जिसमें हम नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, आईयूपीएससी नेम बताना है इसका। देखिए आ गया आईयूपीएससी नेम का एक क्वेश्चन। याद रखिए आईयूपीएससी नेमिंग का नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग केटायन वाले हिस्से का नाम लिखते हैं। केटायन वाला हिस्सा यानी जिस पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज किस पे होता है? जो पहले आता है। जैसे यहां पर केटायन हमारा ये काउंटर आयन है सोडियम, तो सबसे पहले हम सोडियम का नाम लिखेंगे, सोडियम 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 सोडियम। उसके बाद जब बॉक्स का नाम लिखने का बात आता है ना, यानी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने का बात आता है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। और लिगेंड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई, ट्राई, टेट्रा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 6 बार है नाइट्रो, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हेक्सा नाइट्रो। तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो। और आपको एक और बात बता दूं, जब सेंट्रल मेटल एटम एनायन वाले कॉम्प्लेक्स में हो, एनाइन वाले डब्बे में हो, तो वैसे केस में मेटल के नाम के साथ एक सफिक्स जुड़ जाता है विच इज 8। तो इस वाले केस में कोबाल्ट का नाम कोबाल्टेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, कोबाल्टेट। मुझे ये सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। और यहां पर बोल रहा है कि कोबाल्टेट यानी कोबाल्ट पे चार्ज +3 है। चेक कर लेते हैं, 3 सोडियम पे चार्ज हो जाएगा 3, कोबाल्ट पर मान लेते हैं x, NO2 पे होता है -1, तो 6 NO2 पे हो जाएगा -3 = 0, 6 NO2 पे हो जाएगा -6, है ना। तो 3 + x - 6 = 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर +3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है EAN ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। EAN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिडविक EAN नंबर निकालते हैं, जिससे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। EN निकालने का फॉर्मूला होता है Z- ऑक्सीडेशन +2 × कोऑर्डिनेशन, है ना। Z- ऑक्सीडेशन +2 × कोऑर्डिनेशन। यहां पर बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट का Z यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का Z जो है वो है एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, है ना। तो 27 माइनस, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं X। इथाइलिन डायमाइन पर चार्ज होता है 0, 1 क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन पे -2 बराबर, और बाहर है +1 चार्ज। यानी यहां पर कोबाल्ट पर टोटल चार्ज है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का +3, तो यहां पर -3 + 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पर कोबाल्ट का? कोबाल्ट के सामने EN है 2 बार, एक EN एक साइड से, सॉरी, एक EN 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 EN 4 साइड से करेगा, और 2 क्लोरीन भी है, तो 4 + 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहां पर पुट कर देंगे। इसके बाद ये कुछ हो जाएगा 27 - 3 + 12, इसको आप सॉल्व करिएगा तो यह हो जाएगा 36 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक और मैं आपको इसमें ट्रिक बता सकता हूं, EN नंबर जो होता है वो मोस्टली किसी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और क्रिप्टन जो कि एक नोबेल गैस है उसका एटॉमिक नंबर होता है 36, इसीलिए इस सवाल का आंसर 36 पहले से ही हो सकता था। चलिए, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, देख लेते हैं। इस दोनों में मुझे डिफरेंस ये दिख रहा है कि इसमें ब्रोमीन अंदर है, SO4 बाहर, इसमें SO4 अंदर ब्रोमीन बाहर, यानी अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें सेम कंपाउंड कभी लिगेंड के जैसे काम कर सकता है, कभी काउंटर आयन के जैसे काम कर सकता है। वैसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एम्बिडेंटेट लिगेंड है, जस्ट लाइक CN, एक में कार्बन डोनेट करने का काम कर रहा है, दूसरे में नाइट्रोजन डोनेट करने का काम कर रहा है, तो वैसे केस में जो आइसोमेरिज्म हमारा होता है वो कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो अलग ही है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए एनायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, केटाइन भी। अगर इसका लिगेंड उसमें जा रहा है, इसका लिगेंड इसमें आ रहा है, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। काफी आसान है, ब्रोमीन अंदर, SO4 बाहर, बस इतने का डिफरेंस है। तो अंदर बाहर का डिफरेंस हो तो आप समझिएगा कि आंसर होगा कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 के बराबर है तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक, लेकिन यहां पर हमसे पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। हम बात करते हैं NiCO4 का। NiCO4 में निकेल पर कोई चार्ज होता नहीं है, और जो CO है यानी कार्बोनिल है, कार्बोनिल ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करता है। आपको मैं बता दूं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के कॉन्सेप्ट से हम पेयरिंग करवाते हैं या पेयरिंग नहीं करवाते हैं। इसको याद रखने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद रखना है ना, तो आप याद रखिए नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, है ना, या फिर नहीं ये ट्रिक मत याद रखिए, आप याद रखिए PCN, है ना, PCN। और वीक फील्ड लिगेंड याद रखना है HOS। देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर पेयरिंग करवा रहा है तो इसमें आप याद रखिए अगर फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन दिख जाए, मोस्टली इन जनरल ऐसा होता है, तो हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे वर्क करता है। और आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि पेयरिंग चलेगा नॉन स्टॉप। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है तो पेयरिंग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पेयरिंग चलेगा नॉन स्टॉप। तो आप याद रख सकते हैं फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, पेयरिंग चलेगा नॉन स्टॉप। और वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में पेयरिंग नहीं हो रहा है। यहां पर H हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर H है हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, और इनका पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे हौसला रखो। क्या हौसला रखो? हौसला रखो, पेयरिंग अभी नहीं हो रहा है, पेयरिंग होगा। तो HOS यानी हौस से आप याद रख सकते हो हौसला रखो, हौसला रखो, पेयरिंग होगा। तो HOS फॉर वीक फील्ड लिगेंड और PCN फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पर हमारे पास CO है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमें पैरामैग्नेटिक चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8। निकेल पर कोई चार्ज है नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, दिस इज 4s एंड दिस इज 3d8, है ना, तो 1 2 3 4 यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि निकेल यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर होता यह है कि ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, आ जाते हैं इसमें, किसमें, 3d में। उसमें सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहां पेयर होता है, और ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 3d में आ जाते हैं। पेयरिंग हो रहा है यहां पर, क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसी वजह से 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं 3d में। और 3d में आ जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार हो जाता है, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचता नहीं है, तो हम कहते हैं ये हो गया हमारा डायामैग्नेटिक। तो हमसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। दूसरे केस में अगर बात करते हैं NiCl4 पर 2-, देखिए ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये भी है, पेयरिंग करा देगा, है ना। उसके बाद कोबाल्ट के साथ NH3 ऐसे वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे काम करता है। आप ये चीज सोचिए कि पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पेयरिंग नहीं होना पड़ेगा। और पेयरिंग नहीं होने का कंडीशन एक ही केस में हमारे पास Cl, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग होगा ही नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा का बचा रह जाएगा। तो आप ऐसे बिना सॉल्व किए भी थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर इसका सही दे सकते हो। बाकी अगर हम यहां बात करें निकेल पर चार्ज कितना है, तो निकेल पर मान लेते हैं चार्ज x, 4 क्लोरीन -4 बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा +2, और +2 आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझे पता है कि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा नहीं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी यही है हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
आप 3-4 सवाल अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो इस टाइप का, जहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालते हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, इट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। अगले सवाल पर चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? NiCO4 अभी हमने जस्ट निकाला है कि NiCO4, यहां देखिएगा NiCO4 क्या था? डायामैग्नेटिक। और इस वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रखा है कि पैरामैग्नेटिक है, तो मुझे मेरे हिसाब से इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बेझिझक अभी फिलहाल हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि बढ़िया मार्क्स में यह सवाल आपसे पूछ सकता है, अच्छे मार्क्स में आपसे सवाल पूछ सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उसके शेप के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका 2 पॉसिबल शेप हो सकता है, एक तो स्क्वायर प्लेनर और दूसरा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ज्योमेट्री फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में भी एक कंडीशन है, हाइब्रिडाइजेशन से हम पता करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। काफी इजी है, तो आप 3 से 4 सवाल एटलीस्ट इस पे सॉल्व करके ही जाएं। आप बाकी के ऑप्शंस को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। विच कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू अमॉन्ग्स द फॉलोइंग? देखिए, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है वैल्यू, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए मैक्सिमम नंबर, तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्रोमियम पर कितना चार्ज है। x + 0 = +3। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो x + 0 और टोटल चार्ज +3, तो यहां पर हो जाएगा x = +3। तो क्रोमियम पे है +3 चार्ज, तो क्रोमियम +3 चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले नॉर्मल। अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, हमें पता है कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन भी होता है, वो होता है 4s1 3d5। और क्रोमियम +3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इसमें से निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से, यानी एक 4s से निकल जाएगा तो 4s0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3d3। चलिए, तो मुझे दिख गया कि क्रोमियम में तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहला d इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप फिल करते हो तो तीनों अनपेयर्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं FeH2OCl2। ठीक है, यहां बात करते हैं आयरन पे, देखते हैं कितना चार्ज है। x वाटर पे होता है 0 और क्लोरीन पे है -2, है ना, क्लोरीन पे -2 = 0, तो x बराबर आ गया +2। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3 4s2 3d6। और आयरन पे यहां पे +2 चार्ज है। आयरन पे अगर +2 चार्ज है, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d6। 4s0 3d6। ठीक है, और फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 3d6 को अगर ड्रॉ करें, 3d6 को ड्रॉ करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। ऊपर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है? 3। आइए ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी में आयरन पे पहले चार्ज चेक करते हैं। x - 6 = -4, तो यहां आ जाएगा x बराबर आ जाएगा कितना? x बराबर आ जाएगा +2। मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आखिरकार पेयरिंग हो जाएगा और पेयरिंग होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगा, तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, इसमें कम ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। NiCO4 की बात करें, NiCO4 अभी हमने जस्ट चेक किया कि वो एक डायामैग्नेटिक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 0, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है? ऑप्शन नंबर बी में 4। ऑप्शन नंबर बी में 4। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि आयरन पे +2 चार्ज, ठीक है 6, हाँ ठीक है 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है ऑप्शन नंबर बी में। आप याद रखिए ना, काफी बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
का अगर मैक्सिमम वैल्यू काउंट करना है तो आप लिगेंड्स को देख लीजिए। जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने का चांस थोड़ा सा घट जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस इज। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं NaCl, NaCl में जो पहले आयन आता है डेट इज Na, इस पे होता है प्लस चार्ज, और जो आयन बाद में आता है इस पर होता है माइनस चार्ज। वैसे ही याद रखिए कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर डब्बा यानी कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा पहले आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से पे होगा प्लस चार्ज, और बाद में जो काउंटर आयन है उस पे होगा माइनस चार्ज। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डब्बा पहले आ रहा है तो ये डब्बा पे प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज केटायन कहलाता है, तो ये हो जाएगा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। आप लिख लीजिए कि अगर डब्बा पहले आ रहा है, डब्बा पहले दिख जाए तो हम बोलेंगे इट इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर डब्बा बाद में है, डब्बा बाद में है तो इट इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। और सिर्फ डब्बा दिखे, सिर्फ डब्बा, इसके इर्द गिर्द कुछ दिखे ही नहीं, तो वैसे केस में जो कॉम्प्लेक्स बनता है इट इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलते हैं हम आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है K4FeCN6 इज एन। K4FeCN6 क्या है? हाँ, जब चैप्टर शुरुआत होता है तब जो सबसे बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं वो K4FeCN6 ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हैं। अगला सवाल, द स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज। टेट्राहेड्रल शेप के लिए हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। चेक कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा। देखिए अगर हम इस सवाल में बात करते हैं PdCl4 2- की, तो बता दूं PD जो है वो निकेल के जस्ट नीचे आता है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, और निकेल के जस्ट नीचे आता है पैलेडियम। तो पैलेडियम यानी पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 4d8। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इस पे चार्ज की, तो x-4 बराबर -2, यानी इस पे चार्ज है x बराबर +2, यानी पीडी पे चार्ज है +2, पीडी पे चार्ज है +2, तो +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s0 और 4d8, 5s0 4d8। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस 4d8 को ड्रॉ करो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो पीडी है ना, जो पीडी है वो मोस्टली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है कि यहां पर लिगेंड भले ही वीक फील्ड है लेकिन पेयरिंग उसके बावजूद भी होगा। ठीक है, तो जब हम ड्रॉ करेंगे 4d8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पेयरिंग उसके बाद भी होगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, तो इसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा 4d ऑर्बिटल है, दिस इज हमारा 4d ऑर्बिटल। इसके पास इसके बाद 5s है ना, इसके बाद 5s है और 5s के बाद 5p होगा, 5s के बाद 5p होगा। तो लिगेंड्स कितने आएंगे? यहां पर लिगेंड आएंगे 4। कहां कहां एंटर करेंगे? एक यहां 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा dsp2। क्या हो जाएगा? dsp2। और dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप बिल्कुल नहीं होगा। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा, क्योंकि dsp2 पे जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है NiCN4 पे पावर -2। यहां पे निकेल की बात करें, x इस पे चार्ज कितना है तो देखते हैं, ये हो जाएगा x, इसको x मान लेते हैं, -4 बराबर -2, यानी x बराबर हो जाएगा +2। निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d8, 4s0 3d8। अगर इसमें भी हम पेयरिंग करवाएंगे, इसमें भी अगर हम पेयरिंग करवा लेंगे, देखिए सेम ही लगभग सवाल है,
इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार भरेंगे, और क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही केस बनेगा, वहां भी हाइब्रिडेशन DsP2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि DsP2 हाइब्रिडेशन आया तो इसका भी शेप टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा। अगले केस में भी Cn है, ये भी पेयरिंग करवा लेगा, और पेयरिंग अगर हो जाएगा भाई तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारा वो DsP2 आएगा। लेकिन नेक्स्ट केस जहां पे NiCl4 पर चार्ज 2- है, इस केस में क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा नहीं, और पेयरिंग नहीं हुआ तो d ऑर्बिटल पूरा भरा रहा तो इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू करेगा, सॉरी लिगेंड कहां एंटर करेगा, s पर, s और 3p में, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस COEN का होल ट्वाइस Cl2। मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइप है वो टाइप है CO, यानी ये टाइप है मेटल इथाइलिन डाइएमाइन, जो कि सिमेट्रिकल होता है, A का होल ट्वाइस और A²। आप इस टाइप का आइसोमर कॉपी में एक बार चेक करिएगा। आपको मैं ये बात बता रखा हूं, या आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ये टाइप होता है MAA2 और A² टाइप, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस भी दिखाता है और ट्रांस भी दिखाता है, लेकिन ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, लेकिन सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो सिस वाले का डेक्स्ट्रो भी लेंगे, सिस वाले का लीवो भी लेंगे, तो सिस वाले का डेक्स्ट्रो, सिस वाले का लीवो और एक ट्रांस वाला, तो टोटल 1, 2 और 3, इसके टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। आप चाहो तो इस ऑप्शन को याद भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कि अगर ऐसा कुछ सवाल दिख जाए तो आंसर कौन सा टिक करना है आपको पता चल गया। अगला सवाल कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन दिस। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसमें FeCN6 में। देख लेते हैं Fe पर चार्ज कितना है, +4 + x - 6 = 0, x बराबर आ जाएगा +2, यानी आयरन पे चार्ज कितना है, आयरन पे चार्ज +2, आयरन पे अगर +2 चार्ज है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4s0 3d6, है ना, 3d6। तो आइए d ऑर्बिटल को एक बार फिर से फिल करते हैं, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा, और पेयरिंग हुआ, यानी पेयरिंग हुआ तो हमारा जो d ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1 2 3 4, किस प्रकार दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पे D2, इसके बाद 4s और फिर P3, जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा D2sp3। क्या हो जाएगा, D2sp3। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो 6 लिगेंड आएगा, तो 2 D में, फिर एक S में और फिर 3 P में। इसका आंसर हो जाएगा D2sp3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये कह रहा है लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट लिगेंड इसमें कौन सा होगा। देखिए टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, ठीक है, टेट्राहाइड्रो, देखिए यहां पर मेटल है लिथियम, है ना, और टेट्राहाइड्रो, सॉरी मेटल लिथियम नहीं है, काउंटर आयन है लिथियम, और अंदर में है सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, और यहां कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मौजूद है। हमसे पूछ रहा है लिगेंड कौन होगा, H+ होगा, H होगा या H- होगा। मैं आपको बता दूं कि लिथियम पे चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, ठीक है, टेट्राहाइड्रो, और यहां पे जो भी हाइड्रोजन का जो भी लिगेंड है वो 4 बार है। तो लिथियम पे चार्ज +1 होता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पे चार्ज होना चाहिए माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन पे अगर माइनस चार्ज रहा तभी तो 4 हाइड्रोजन का चार्ज हो जाएगा 4-, एल्यूमिनियम का चार्ज हो जाएगा +3, अंदर ओवरऑल -1 और बाहर ओवरऑल +1, तभी तो चार्ज इक्वल हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट सवाल, शायद ये हमारे इस पीपीटी का है, देखते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 इज, आपको बता दूं NiCO4 का ज्योमेट्री पूछ रहा है हमसे, है ना, एक सवाल था ऐसा ही, NiCO4 का ज्योमेट्री हमने निकाला था। देखिए NiCO4 का ज्योमेट्री हमने ऑलरेडी निकाला था, शायद टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल होगा NiCO4 का।
तो NiCO4 का हमने सॉल्व भी किया था ना, NiCO4 को सॉल्व किया था, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप हो सके तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी यहीं पर खत्म होता है। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फटाफट से अगली वीडियो में। धन्यवाद।